वेलकम, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हम परिचर्चा कर रहे थे उसके संदर्भ में मैंने एक अनाउंसमेंट किया था आपके सामने कि नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट 1 आवर में हम टेस्ट करेंगे, या जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़ा है उस पर 1 घंटे का एक टेस्ट होगा। क्लियर है? ये 4 सवाल आपके सामने हैं। सारे सवालों के उत्तर 150 शब्दों में लिखना है, यानी गागर में सागर की तरह है एक प्रकार से, कि जो भी आपने समझदारी बनाई है उसको जरा सोचिए कि क्या मैं 150 शब्दों में लिख पाऊंगा, है ना। पूरा प्रयास करिए लिखने का। 4 सवाल यहाँ रखे गए हैं। वेगनर के सिद्धांत से लेके माउंटेन बिल्डिंग तक पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी पहलू हम लोगों ने, प्लेट विवर्तनिकी से रिलेटेड जो भी पहलू हम लोगों ने चर्चा किया है पिछले 5-6 क्लासेस में, उन सब के आधार पे 4 क्वेश्चंस हैं। पिछले 4-5 सालों में यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछा गया है इस टॉपिक से, वो ये 4-5 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब है कि जरा सोचिए कि हमने जो परिचर्चा विस्तार से की है उसमें पिछले 5-6 सालों से वेगनर से लेके माउंटेन बिल्डिंग की प्रक्रिया तक, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया तक हमने जितने भी टॉपिक्स की विस्तार से चर्चा की है, उसमें पिछले 4-5 सालों में जो सवाल पूछा गया है वो ये है जो आपके सामने है। जरा देखिए कि क्या आपने इसमें से कोई एक ऐसा पहलू है जो नहीं चर्चा किया है हम लोगों ने क्लास में, जिसका डिस्कशन नहीं हुआ है, जिसकी समझदारी ना बनी हो, है ना। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस 1 घंटे का मतलब है 15-15 मिनट मैंने असाइन किया है ना। 15-15 मिनट में लिखना है। एक्चुअल कंडीशंस में, यानी कि जब आप एग्जामिनेशन लिखने जाएंगे तो 7.5 मिनट मिलेंगे आपको, यानी कि 150 शब्दों को आपको 7.5 मिनट में उत्तर देना है। अभी आपके पास 15 मिनट है। क्लियर है? इन क्वेश्चंस के जो आप उत्तर देंगे उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। उन क्वेश्चंस को मैं देखूंगा, मैं एक बार गो थ्रू होऊंगा। मेरे टेबल से एक बार गुजरना चाहिए आपका ये कॉपी, ताकि मेरी एक समझदारी बने कि कहाँ तक पकड़ आपकी इन टॉपिक्स पे बनी है। आज अगर आप सबमिट कर देंगे तो मैं देखूंगा, आज नहीं सबमिट करेंगे तो नहीं देखूंगा। क्लियर है? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी समझदारी बनी है आपकी, उसके बेसिस पे जितना भी है 10%, 20%, 25% जो भी दिमाग में है, उन सब के आधार पे आप उत्तर लिखिए। गलत और सही की चिंता मत करिए। बस ये सोचिए कि कलम में लिखने की कुछ ताकत विकसित कर पाया हूँ क्या। जरा टेस्ट करता हूँ, जरा लिख के प्रयास करता हूँ। ठीक है? तो ये जो टाइम हो रहा है वो लगभग 1:45 हो रहा है। तो 2:45 पे हम क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है? ये 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और ये चौथा सवाल। ये 4 क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? आराम से लिखिए, 15-15 मिनट लीजिए और लिखिए। और कोशिश करिएगा कि चूंकि भूगोल का टेस्ट है तो कुछ मैप, कुछ डायग्राम अगर आप अपने उत्तर में इनकलकेट कर पाएं तो बेहतर होगा। जब सबमिट करेंगे आप अपना ये 4 क्वेश्चंस का उत्तर, A4 साइज का पेपर ले लीजिए, कोई सा भी पेपर ले लीजिए। उसमें आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैच, ये 3 चीजें लिख दीजिएगा। नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और बैच। क्लियर है? और बाकी ये जो 4 सवाल पूछे गए हैं, अगले हफ्ते की क्लास में जरा मैं गो थ्रू हो जाऊं आपके उत्तरों से। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक ब्रीफ डिस्कशन भी आपके साथ करूंगा कि कैसे अप्रोच इन उत्तरों का या इन सवालों का करना चाहिए। ठीक है? तो चलिए, टाइम आपका शुरू होता है अब। 1 घंटा है आपके पास, लिखिए, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं।
जैसा आप लोग सवाल, आप लोगों का कंसर्न है कि अपलोड कहाँ करें, तो मैं अपना मेल आईडी शेयर कर दूंगा अभी आपके साथ। उस मेल आईडी पे आप लोग भेज दीजिएगा, लेकिन शाम को 6 बजे से पहले भेजिएगा। शाम को 6 बजे नहीं, अभी 3:30 बजे तक जो भेजेगा मैं उनकी कॉपीज़ को देखूंगा, उसके बाद अगर आप भेजेंगे तो नहीं देखूंगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि अभी आप लोग उत्तर लिखें। क्लियर है? तो जो टाइम है 11 आपको 11:45 to 2:45 के बीच का, इसी के बीच में आपको उत्तर लिखना है। क्लास खत्म होने से पहले, क्लास या क्लास खत्म होने तक 4:30 बजे या मैक्सिमम 5 बजे तक आप मुझे मेल कर दीजिएगा। ठीक है? मैं मेल आईडी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अभी मेल आईडी के बारे में मत सोचिए, अभी बस उत्तर लिखते रहिए आप। मैं यहाँ बस लिख रहा हूँ, आप लोग अपना उत्तर लिखते रहिए। ठीक है? mrityunjay.s@visionis.in। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। सब स्मॉल में है। ठीक है? अब आप अपना आंसर लिखते रहिए।
लास्ट 5 मिनट्स हैं आपके, लास्ट 5 मिनट्स, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। अपलोड कर दीजिएगा, मेल आईडी शेयर कर दिया है आदित्य ने आपके साथ। एक दो सवाल है, एक दो सवाल को लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अंजलि का सवाल है, आदरणीय सर आपसे निवेदन है कि कृपया आप उन टॉपिक्स का नाम लिखवा दीजिए या बता दीजिए जिस क्रम में आगे पढ़ना है और जिस क्रम में आगे की क्लास होने वाली है। लगभग हर क्लास में मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगली क्लास में इसकी परिचर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, क्लास के लास्ट में हम लोग सीक्वेंस की चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। ठीक है, एटलीस्ट 4-5 क्लासेस का अगर आप चाहते हैं तो रणनीति बना लेंगे ताकि हम आगे की स्टडीज उस हिसाब से कर लें। ठीक है अंजलि। सर्वजीत का एक सवाल है कि अंडमान निकोबार द्वीप जो कि हिमालय का ही भाग है उस पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। देखिए, जहां पर अंडमान और निकोबार अवस्थित है वो एक महासागरीय प्लेट का उदाहरण है और वहां पर दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं। दो महासागरीय प्लेट इनफैक्ट आपस में टकरा रही है। एक का नाम है सुंडा प्लेट और दूसरे का नाम है इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट का वो हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसा मैंने शुरू की क्लासेस में भी कहा था कि कोई एक प्लेट है तो जरूरी नहीं है कि वो महाद्वीपीय महासागरीय होगा, मिक्स भी हो सकता है। जैसे भारतीय प्लेट का अंडमान निकोबार का जो हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है या महासागरों के नीचे है। उस पूरी प्रक्रिया में उसकी जो प्रकृति है वो एक महासागरीय प्लेट की है, मतलब उसका घनत्व अपेक्षाकृत ज्यादा है। ऐसी स्थिति सुंडा प्लेट के साथ है जो कि उससे टकरा रहा है। मैं चर्चा द्वीपीय चाप के संदर्भ में किया भी था आपके साथ कि जो भी आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है एक सीक्वेंस, एक लाइन में होता है ना। एक लाइन में आपको लगातार नंबर ऑफ आइलैंड्स नजर आएंगे। जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड को देखिए उत्तर से दक्षिण तक, क्यों? क्योंकि प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। इंडोनेशिया आपको एक सीक्वेंस में नजर आएगा। सवाल भी पूछा है इसमें जो आप लोगों ने अभी लिखा भी है कि उसकी चर्चा करनी है। तो सर्वजीत, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माना जाता है कि हिमालय का ही एक भाग जो पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो प्रकृति है प्लेटों के टकराने की वो महासागरीय प्लेट की है, ना कि महाद्वीपीय प्लेट की है। हिमालय के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो महाद्वीपीय प्लेट की है। और चूंकि महाद्वीपीय प्लेट टकरा रहे हैं और हिमालय का निर्माण हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक के बीच में हिमालय को माना जाता है कि हिमालय पर्वत है। 2400 किलोमीटर लंबा ये पर्वत है। इसके बनने का मूल कारण है दो महाद्वीपीय प्लेटों का टकराना, एक भारतीय प्लेट और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। इसी भारतीय प्लेट का हिस्सा पूरब में पानी में डूबा हुआ है, बंगाल की खाड़ी के नीचे है, और यहाँ पर इसकी प्रकृति महासागरीय प्लेट की हो जाती है। और यहाँ पर हम लगातार सुंडा प्लेट के साथ टकरा रहे हैं जो कि महासागरीय प्लेट है। उस पूरी प्रक्रिया में दोनों के बीच में एक होड़ है नीचे जाने की, और नीचे जाएंगे तो पिघलेंगे, सबडक्शन जोन में जाएंगे। उस सबडक्शन जोन का एक हिस्सा जहाँ पर वो चट्टानें पिघल रही हैं वो बेनियफ जोन है, और वहाँ से वो मटेरियल धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और ज्वालामुखी का निर्माण कर रहा है। ठीक है सर्वजीत, चलिए मूव करते हैं आगे। ठीक है, 4:30-5 बजे तक अपलोड कर दीजिएगा। 5 बजे के बाद अपलोड करेंगे तो हम नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा जो पर्पस इंटेंशन है वो ये कि क्या 15 मिनट में आप उत्तर लिखने में थोड़ा सा भी कैपेबिलिटी विकसित कर पाए हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि एक बेस्ट उत्तर आपकी तरफ से आए। पहला प्रयास है आपका, पहली बार मैंने आपको 4 सवाल एक साथ लिखने के लिए दिए हैं, तो मेरे अनुसार ये आपका पहला प्रयास है। इस संदर्भ में मैं बहुत ज़्यादा आपसे ये नहीं अपेक्षा करूंगा कि बेस्ट आंसर आएगा। मैं चाहता हूं कि आप चलना सीखें। मैं ये चाहता हूं कि आपका पहला कदम हो, एटलीस्ट वो बढ़ाएं तो सही। क्लियर है? ये मेरा पर्पस है जानने का, और देखो कि कितनी समझदारी उसको लेके बनी है। मुझे मालूम है 150 शब्दों में लिखना चुनौती होगा, लेकिन एकदम इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि जब तक 1000 आंसर आपकी कलम से नहीं निकलेंगे तब तक इन शब्द पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल काम होगा। एक ऐसा समय भी आएगा आपकी तैयारी के दौरान जहां पर 150 शब्दों में अगर सवाल पूछेगा तो 150वां शब्द लिख के आपका हाथ रुक जाएगा,
250 शब्दों का सवाल है तो 250 शब्दों के बाद आपका हाथ रुक जाएगा, दिमाग उस तरीके से ट्रेन हो जाएगा। उसकी ट्रेनिंग है एक प्रकार की, धीरे धीरे करके ही होगा, पहली बार में नहीं होगा। तो खूब लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है, चूंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो चर्चा किया था वो ये किया था कि पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा आ रही है ना, पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा आ रही है, पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा आ रही है, इस आंतरिक ऊर्जा के द्वारा, या आंतरिक बल कहें या ऊर्जा कहें, एक ही मतलब है। इस आंतरिक ऊर्जा को अगर हम देखते हैं तो हमने चर्चा किया कि प्लेट मूव कर रहे हैं, प्लेट विवर्तनिकी को समझा हमने। उस पूरी प्रक्रिया में ज्वालामुखी को देखा कि ज्वालामुखी के बनने की क्रिया आंतरिक है, आंतरिक बल है, आंतरिक ऊर्जा है। यही स्थिति हमने भूकंप के संदर्भ में देखा। यही स्थिति हम लोगों ने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में देखा कि पर्वतों का जो निर्माण है उसमें आंतरिक बल एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा और समझा है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, या जो बल काम कर रहे हैं, प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, या इस टकराव की स्थिति में दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, इस पूरी प्रक्रिया में वो स्थलाकृतियों को ऊंचा कर रही हैं, उठा रही हैं, है ना, वो बल काम कर रहा है। अब हमको ये समझना है कि जो स्थलाकृतियां ऊंची उठ गई हैं, जो भी बनेगा उसको बिगड़ना भी है ना, जो भी चीजें क्रिएट हुई हैं उसका डिस्ट्रक्शन भी होना है। तो अगला पहलू ये है कि जो भी चीजें बन गई हैं, उठ गई हैं, है ना, ऊर्जा के द्वारा या बल के द्वारा वो निर्मित हुई हैं, उनका अपर्दन भी होगा। कुछ फोर्सेस ऐसे भी होंगे जो लगातार जो है इस बल के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है उसमें लगातार बदलाव करते रहेंगे, उसमें लगातार बदलाव की प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। तो ये बदलाव करने वाले जो फोर्सेस हैं, कि प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के माध्यम से हमने समझा कि महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट सब पानी के बाहर है, लगातार फ्लोट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हमने देखा, उनके घनत्व के संदर्भ में समझदारी बनाई। फिर ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वत निर्माण प्रक्रियाओं को समझा। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब क्या है? स्थलाकृतियों को जो या पृथ्वी की सतह में बदलाव ला रही हैं, पृथ्वी की सतह पे बदलाव ला रही हैं, या कह सकते हैं कि उनको ऊंचा उठा रही हैं। अब हमको कुछ ऐसे फोर्सेस को देखना है या कुछ ऐसे बल को देखना है जो इनके द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उसमें बदलाव करेंगी, उसमें चेंजेस लाएंगी। और उस संदर्भ में हमको देखना है बाह्य, एक्सटर्नल और बाह्य कारक, कारक या बल। पर्वत ऊंचे उठे हैं तो हमने देखा था कैलिडोनियन हर्षिनियन पीरियड लास्ट क्लास में, कि बहुत सारे दुनिया के जो ऊंचे पर्वत थे कभी, आज बिल्कुल ही वो नीचे हैं, उनका अपर्दन हो गया है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन, अरावली पर्वत, है ना, चर्चा किया था, एपलेशियन पर्वत, कैनेडियन शील्ड, बहुत सारी दुनिया में ऐसे पुरानी जगहें हैं जो कभी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है, उनकी ऊंचाई कम हो गई है। तो वो कौन कौन से बल हैं जो इन पर्वतों में लगातार बदलाव कर रहे हैं, है ना, उनमें मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, उनका अपर्दन कर रहे हैं, या उनका अपर्दन या उनको तोड़ने के बाद कहीं और जाके उसका निक्षेपण कर रहे हैं। ऐसे कुछ बाह्य बल लगातार ऐसी स्थलाकृतियों को, जैसे पर्वत निर्माणकारी बल है, पर्वतों का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, जैसे कि शंकु है, इन सब में लगातार बदलाव करने वाले कुछ बाह्य बल भी काम कर रहे हैं। वो बाह्य बल क्या है? तो एक है नदी या बहता हुआ पानी। पानी का अपना एक वेग होता है और जो भी उसके सामने आता है, अगर वेग ज्यादा होगा तो उसको बहा के अपने साथ ले जाएगा, मतलब उसका अपर्दन करेगा। अगर पानी का वेग कम होगा तो बहाई गई चीजों का वो कहीं पर जाकर निक्षेपण करेगा, यानी कि स्थलाकृतियों में बदलाव करेगा। तो नदी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। और क्या हो सकता है? तो तटीय क्षेत्रों में समुद्र की लहरें एक बड़ा कारक हो सकती हैं।
एक बड़ा कारक हो सकती है। जहां पर पानी नहीं है वहां पर वायु है, वायु अपेक्षाकृत तीव्र गति से चलता है। तो वायु किस तरीके से स्थलाकृतियों में बदलाव ला सकता है, उनका अपर्दन कर सकता है, उनका निक्षेपण कर सकता है। तो वायु और उससे निर्मित स्थलाकृतियों की एक समझदारी बनानी पड़ेगी। दुनिया में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो लगातार बर्फ से ढके हुए हैं, तो ग्लेशियर्स है ना, या हिमानी जो इन ठंडे जगहों पे स्थापित हैं, ये समय समय पे पिघलते भी रहते हैं, और पिघलते हैं तो ये धीरे धीरे करके नीचे खिसकते भी रहते हैं, और नीचे खिसकेंगे तो उस पूरी प्रक्रिया में जो जमीन से टच हैं, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, तो जमीन को लगातार कुरेदते रहेंगे, उनका अपर्दन करेंगे। और जहां पर ये ग्लेशियर आगे बढ़ते बढ़ते पिघल जाएंगे, वहां पर जो भी उन्होंने अपर्दन किया है उसका निक्षेपण कर देंगे। इसका मतलब है स्थलाकृतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। तो आने वाली क्लासेस में हम जो भी ये स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है ना, आंतरिक बल के द्वारा, उनमें अब लगातार बदलाव किया जाएगा बाह्य बलों के कारण, एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा। वो कौन कौन हो सकते हैं? वो नदी हो सकता है, वो हिमानी हो सकता है, वो वायु हो सकता है, या वो समुद्र की लहरें हो सकती हैं। ये लगातार स्थलाकृतियों में परिवर्तन करते रहेंगे, और ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण एरिया हो जाता है इनका अध्ययन करना। इनका अध्ययन इस सेंस में कि नदी के द्वारा निर्मित किन किन प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। नदी के द्वारा जो भी निर्मित स्थलाकृतियां हैं, उनकी अपनी एक महत्ता है, उनका एक अपना इंपॉर्टेंस है। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी जो है, या पॉपुलेशन जो है, वो नदी के किनारे या पानी के स्रोत के पास रहता है। चाहे वो नदी हो, झरना हो, तालाब हो, कुआं हो, कुछ भी हो, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन दुनिया का नदी के स्रोत या पानी के स्रोत के पास अवस्थित है। इस संदर्भ में जो पॉपुलेशन या दुनिया की जनसंख्या जो इस नदी के किनारे या पानी के किनारे अवस्थित है, उस संदर्भ में हमको इस बात को प्रभावी तरीके से समझना है कि नदी किस तरीके से अट्रैक्ट करती है, किन किन प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिसके कारण एक बड़ी मानव बसावट इसके आसपास, इसके बेसिन एरिया में हमको नजर आती है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है आज का, वो हम नदी और नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को विस्तार से समझेंगे। टॉपिक आसान है, कुछ शब्दावली की हमको जरूरत पड़ेगी कि किन किन प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, तो कुछ शब्दावली होगी और उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम 4-5 प्रकार के जो भी यहाँ पर बाह्य कारक हैं, फैक्टर्स हैं, बल हैं, उनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का नाम याद कर लेंगे, या हमारी समझदारी हो जाएगी, तो कई बार यूपीएससी क्या करेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उसमें कुछ स्टेटमेंट देगा कि पॉट होल्स हैं, गर्तिका है, अलग अलग नाम देगा, वी शेप्ड, यू शेप्ड वैली, ये इस पार्टिकुलर प्रक्रिया से बने हैं, नदी के द्वारा निर्मित है, हिमानी के द्वारा निर्मित है, वायु के द्वारा निर्मित है। इसको लेके यूपीएससी के द्वारा सवाल बनाया जाता है। कई बार कुछ स्थलाकृतियां विश्व में पॉपुलर हो जाती हैं, इस संदर्भ में कुछ उसके उदाहरण होंगे कि ऐसी स्थलाकृतियां दुनिया में कहाँ पाई जाती हैं। तो कई बार वहां से उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी के द्वारा पूछा जाएगा, है ना। तो ये टॉपिक अपेक्षाकृत आसान है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के संदर्भ में चर्चा होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अभी आपने सुना होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में धौलीगंगा नदी जो है उसमें फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया अचानक से, है ना। तो अगर बाढ़ आ गया तो इसका मतलब है कि नदी से जुड़ा हुआ ही चुनौती है, नदी से जुड़ा हुआ ही एक चैलेंज है। आपदा प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लड, बाढ़ जैसी विभीषिकाओं को रोकना एक बड़ा चैलेंज है। और अगर बाढ़ को रोकना है, फ्लड को बेहतर तरीके से एड्रेस करना है, तो हमको नदी की एक बेहतर समझदारी होनी चाहिए, या नदी के बेसिन की एक बेहतर समझदारी होनी चाहिए। अगर आपदा प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमको समझना है तो क्लियर है। तो ये जो टॉपिक है, इसकी महत्ता आपदा प्रबंधन में भी प्रभावी तरीके से नजर आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक आसान है, अभी तक हम लोगों ने जितना टॉपिक किया है उसकी तुलना में बहुत आसान टॉपिक है, बस कुछ नाम हमको ध्यान रखने हैं। क्लियर है चलिए मूव करते हैं आगे। नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, तो जरा सोचिए कि नदी जब बहती है तो कहीं से तो उसका उद्गम होता होगा, कहीं से तो उसका विकास होता होगा। दुनिया में अधिकतर जगह जहां पर भी आप नदी को देखेंगे वो अपेक्षाकृत ऊंची जगहों से उनका
जो है उद्गम होता है। जो भी क्षेत्रीय स्तर पर देखें, कहीं पर भी जहां से भी नदी का उद्गम हो रहा है, कहीं ऊंचे स्थान से ही होता है, अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान से हो, है ना। अपने क्षेत्र में वो अपेक्षाकृत ऊंचाई वाले स्थान से निकलते हैं। जैसे मैप खोलिए आप लोग, एक दो उदाहरण आपको देते हैं ताकि आप उस बात को समझ पाए। भारत का मैप खोलिए, इंडिया का उदाहरण देते हैं, लोकेट करना आसान होगा। इंडिया का मैप खोलिए और उसके बाद फिर यस बताइएगा। इंडिया का फिजिकल मैप, कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में उत्तर से दक्षिण के बीच में देखिए कावेरी नदी फ्लो कर रही है। कर्नाटका एक राज्य है ना, उसमें देखिए थोड़ा पूरब की तरफ नहीं, उत्तर से दक्षिण की तरफ देखिए, बीच से लगभग एक नदी बह रही है, उसका नाम है कावेरी नदी, कावेरी रिवर, है ना। अब ध्यान से उसके साथ साथ उत्तर में चलते चले जाइए, ध्यान से उसके उत्तर में चलते चले जाइए तो कर्नाटका के उत्तर में महाराष्ट्र है। ध्यान से देखिए कि ये जो कावेरी नदी है, ये जब कर्नाटका में है तो आसपास का क्षेत्र मैप में पीले रंग का होगा या हल्के भूरे रंग का होगा, लेकिन जहां से कावेरी नदी का उद्गम हो रहा है, या गोदावरी नदी ले लीजिए, कोई सा भी, कावेरी ले लीजिए, गोदावरी ले लीजिए, चलिए गोदावरी ले लीजिए, कावेरी तो देख ही लिए, गोदावरी देखिए उसी के बगल में है। देखिए अरुणाचल प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र में बह रही है, तेलंगाना आपके मैप में एक ही साथ बना हुआ होगा, आंध्र प्रदेश, तो उसको देख लीजिए, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक नदी बह रही होगी गोदावरी। ध्यान से देखिए ये नदी महाराष्ट्र में जहां से बह रही है या जहां से उसका उद्गम हो रहा है, जहां से उसका शुरुआत हो रहा है, देखिए वो गाढ़े भूरे रंग में पेंट होगा, या मैप में आपको गाढ़े भूरे रंग का नजर आ रहा होगा। गाढ़े भूरे रंग का मतलब है मैप में जहां जहां नजर आ रहा हो वो ऊंचे स्थान होंगे, और हल्का रंग होता जाए उसका मतलब है उनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। तो ध्यान से देखिए, जो भी नदियां आपको नजर आए, गोदावरी नजर आए, कृष्णा नजर आए, कावेरी नजर आए, गंगा नजर आए, ब्रह्मपुत्रा, जो भी नदियां हैं, ध्यान से उनके साथ साथ उद्गम स्थान की तरफ देखिए तो आपको लगेगा कि वहां गाढ़ा भूरा रंग पेंट है। इसका मतलब है अपेक्षाकृत ऊंचाई से निकलते हैं, ऊंचाई से इनकी शुरुआत होती है ना। अगर इनकी शुरुआत ऊंचाई से होगी या ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ बहेंगे, यानी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ बहेंगे, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि यहां से निकले, इस ऊंचे स्थान से निकले और ये समुद्र के पास सबसे ऊंचाई कम है और यहां पर्वतों पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो ध्यान से देखिए कि स्लोप यहां पर ज्यादा होगा और धीरे धीरे स्लोप जो है या ढाल जो है वो धीमा होता चला जाएगा या उसकी प्रवणता कम होती चली जाएगी। यहां पर ये स्टीप होगा, है ना, बिल्कुल खड़ा ढाल होगा, और जैसे जैसे समुद्र के पास पहुंचेगा उसका ढाल बहुत ही जेंटल होता चला जाएगा। अब जरा ये सोचिए कि अगर ये नदी का ढाल बहुत ज्यादा है, नदी का ढाल बहुत ज्यादा है और पानी यहां से बह रहा है, तो पानी अपने साथ जो भी यहां पर वस्तुएं होंगी उनको अपने साथ बहा के ले जाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है कि नदी के सबसे ऊपरी किनारे को अगर हम देखते हैं, नदी के सबसे ऊपरी किनारे को अगर हम देखते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा है, अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पर ढाल क्या है, यहां पर ढाल खड़ी है, बिल्कुल, यह बिल्कुल ही स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप या ढाल बिल्कुल खड़ी है। और अगर ढाल खड़ी है तो पानी अपने साथ जो भी मटेरियल, गाद, बालू, मिट्टी, पत्थर जो भी यहां पर इकट्ठा होगा उसको अपने साथ बहा के ले जाने का प्रयास करेगी। इसका मतलब है अगर बहा के ले जाने का प्रयास करेगी तो यहां पर अपर्दन ज्यादा होगा, इस पार्टिकुलर जहां पर ढाल ज्यादा है वहां पर अपर्दन ज्यादा होगा। इसके बाद देखिए कि ढाल अपेक्षाकृत कम हो गया, है ना, यहां पर ढाल बिल्कुल खड़ा है और यहां पर ढाल बिल्कुल जेंटल है, बिल्कुल धीमा है, और बिल्कुल अगर
धीमा है तो इमेजिन करिए कि जो भी अपर्दन करके लाया गया वस्तु है, यहां पर नदी के ढाल कम होने से नदी का वेग कम हो जाएगा, और नदी का वेग कम हो जाएगा तो यहां पर निक्षेपण की प्रक्रिया चलेगी। नदी के द्वारा लगातार यहां पर डिपोजिशन हो रहा होगा। यहां पर देखिए ढाल बिल्कुल ही खत्म हो गया है, यह ढाल बिल्कुल ना के बराबर है, और ढाल बिल्कुल ना के बराबर है तो ये पानी आगे बढ़ेगा कैसे, है ना, मुश्किल होगा। यहां पर थोड़ी बहुत भी नदी के सामने बाधा आई तो नदी के लिए चुनौती होगी, और नदी के लिए चुनौती होगी तो नदी यहां पर बहुत सारे हिस्सों में विभक्त हो जाएगी, बहुत सारे हिस्सों में बट जाएगी। वैसे कुछ स्थलाकृतियां हमको नजर आएंगी। नदी अपने मुहाने पे लगातार निक्षेपण कर रही होगी। क्यों? क्योंकि जो भी वो वस्तु लाई है वो ज्यादा आगे तो ले जा नहीं सकती, क्योंकि ढाल बिल्कुल खत्म हो गया है, ढाल है ही नहीं। तो जो एक बल था, जो ऊर्जा थी, जैसे मान लीजिए कि कभी आपको साइकिल चलाना हो और साइकिल पे अगर ढाल पे आप साइकिल चला रहे हो तो पैडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस हैंडल पकड़े रहिए, आप ढलान पे ढुलते चले जाएंगे। लेकिन जहां पर ढलान बिल्कुल ना हो वहां पर आपको लगातार पैडल मारने की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि नदी का ढाल यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया है और पैडल मारने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है कि हम पैडल मार के आगे बढ़ पाए। तो उस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा, नदी अपने साथ जो भी गाद, बालू, मिट्टी, उन सबको जमा कर देगी। जमा करेगी तो इस रास्ते में दुविधा आएगी, बाधा आएगी, और उस बाधा के कारण वो जब उसको धकेल नहीं पाएगी, उसको हटा नहीं पाएगी, तो नदी खुद बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में बट जाएगी, विभक्त हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर नदी का टूटन होगा, और ये लगातार अपने साथ जो भी मटेरियल लाए हैं उनका निक्षेपण हो रहा होगा। इसका मतलब है कि नदी की अवस्था को हम 3 भागों में देख सकते हैं जीवन के अपने अवस्था के रूप में। सबसे पहला युवा अवस्था, जब हम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, लगातार नई संरचनाएं या नई रचनाएं कर रहे होते हैं, लगातार कुछ नया क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। इस यूथ स्टेज के बाद प्रौढ़ावस्था, जिसमें हम मैच्योर हो जाते हैं, है ना। जैसे इमेजिन करिए कि बचपन में बिस्किट ही खा रहे हैं तो खाते ही रह रहे हैं, चॉकलेट का कितना ज़्यादा क्रेविंग होता था, या कुछ भी चीज़ें हैं उसकी क्रेविंग रहती थी। आज अगर मुझसे पूछें मेरे उम्र में, तो बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग नहीं रहती है, उतना मन नहीं करता उन सब चीज़ों का जो कि कभी बचपन में हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। इसका मतलब है कि बचपन में ऊर्जा ज़्यादा होती है। बचपन में कहा जाए कि यहाँ चले जाओ, ये खेलो, दिन भर खेलते रहेंगे, और आज कहो कि खेलो दिन भर तो लगता है कि यार थक जाएंगे। क्लियर है? इसका मतलब है ऊर्जा, ऊर्जा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो युवावस्था है, या नदी का ये जो पहला वाला स्टेज है, ये सबसे ज़्यादा ऊर्जावान है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है, और लगातार ये अपर्दन कर रहा होगा, लगातार जो है अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा होगा। प्रौढ़ावस्था में इन्हीं चीज़ों को निक्षेप कर देना है, यानी कि फसल काटने का समय आ गया है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर लेंगे इस युवावस्था में, तो जब ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपका प्रौढ़ावस्था होगा, मतलब इसी चीज़ को हार्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पर लगातार क्रिएशन होगा, लगातार नई संरचनाएं बनेंगी। जो आपने यहाँ पर सीखा है, लगातार अपने आप को धार दिया है, या अपने आप को लगातार खंगाला है, इन्हीं चीज़ों का निक्षेपण आने वाले समय में आप करेंगे। यानी कि 60-65 ईयर्स तक लगातार जो आपने यहाँ पर संचित किया था, या जहाँ पर जो लगातार यहाँ से आप लेके अपने साथ आगे बढ़ रहे थे, उनका निक्षेपण करेंगे। यानी कि जो विचार, जो शक्ति, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने साथ ली हैं, जो दायित्वों को अपने पर्सनैलिटी में आपने हिस्सा बनाया है, उन्हीं चीज़ों का निर्वहन आप समाज में कंट्रीब्यूट करके कर रहे होंगे, यानी कि आप समाज को दे रहे होंगे। यहाँ पर नदी ले रही होती है, लगातार अपर्दन करके अपने साथ मटेरियल को लेके चलती है, और इस स्टेज में नदी उन सब का निक्षेपण करती है। निक्षेपण करके गंगा के जैसे, या ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी जैसे विशाल मैदानों का निर्माण करती है, और उसी विशाल मैदान पे दुनिया की बड़ी आबादी रहती है। यानी कि एक जो संचय आपने किया था, अब आप उसको शेयर कर रहे हैं, आप उसको निक्षेप कर रहे हैं। ऐसा ही काम नदी भी करती है, पहले खूब अपर्दन करती है, खूब अपना ज्ञान इकट्ठा करती है, और उसी चीज़ का जब निक्षेपण करती है तो समाज का उससे भलाई होता है।
या उसके आसपास के क्षेत्रों पे लगातार नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यही प्रौढ़ावस्था में आप करेंगे, है ना। यूथ में सीख रहे हैं और मैच्योर स्टेज में आप उन्हीं चीजों को समाज में कंट्रीब्यूशन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 60 की उम्र के बाद, 65 के एज के बाद अब आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ेंगे। आपका जो शेयर था, जो कंट्रीब्यूशन था आपने किया, अब आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने की स्थिति में नहीं है। आपकी ऊर्जा कम हो गई है, एनर्जी कम हो गया है और इस पूरी प्रक्रिया में अब आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके पास है, जो भी चीजें हैं, आप उसका निक्षेप कर देंगे। जो भी अपने साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं उन सब को निक्षेप करके आप समंदर के साथ मिल जाएंगे या नदी समुद्र के साथ मिल जाएगी। वृद्धावस्था, तो नदी को हम अपने जीवन काल के अनुसार भी 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये नदी की 3 अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं में नदी अलग अलग प्रक्रिया से गुजरती है। कहीं पर ज्यादा अपर्दन कर रही है, कहीं पर अपेक्षाकृत ज्यादा निक्षेपण का कार्य कर रही है। इसी को हमको पढ़ना है, इसी को हमको समझना है और इसी को हमको कुछ शब्दावली और हमको उसका नामकरण कर देना है और उन नामों को ध्यान रखना है कि नदी के द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों को गिनाइए, बताइए, ये उदाहरणों सहित चर्चा करिए। नदी के द्वारा निर्मित प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, यह उदाहरण सहित गिनाइए या समझाइए। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, अपेक्षाकृत आसान क्वेश्चन है। तो हमको अब यही 3 स्टेज के बारे में विस्तार से समझदारी बनानी है। तो एक एक करके अगर हम देखें कि हमको नदी में पढ़ना क्या है, तो ये 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को हमको देखना है। नदी अपने ऊपरी मार्ग में, यानी कि युवा अवस्था में जब उसके पास खूब ऊर्जा होती है तो वो कैसे अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। प्रौढ़ावस्था या मैच्योर एज में, या जब नदी जो है वो मैदानी इलाकों से होकर बह रही है तो किन किन प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही होगी, तो वो देखेंगे। मध्य मार्ग में या प्रौढ़ावस्था में नदी जब सागर से मिलने वाली होगी, बिल्कुल उसकी एनर्जी क्षीण हो जाएगी, बहुत ही धीमे धीमे चलेगी और उस पूरी प्रक्रिया में कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करेगी, जिसको हम वृद्धावस्था या निचला मार्ग भी कह सकते हैं नदी का। क्लियर है? ये 3 स्टेजेस हैं। अब यहां पर ट्रिक क्या है, या यहां पर ट्रिकी पॉइंट क्या है, वो ये है कि एक बार उम्र बढ़नी शुरू होती है तो लगातार बढ़ती ही रहती है ना। हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं कि हम मान लीजिए कि 50 इयर्स के हैं तो हम चाहें अगले दिन सुबह उठ के कि यार 50 साल के हो गए, थोड़ा सा चाबी उल्टा घुमा देते हैं और 30 साल के हो जाते हैं, संभव नहीं है। लेकिन नदी ऐसा कर सकती है, ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। यानी कि नदी अगर इस वृद्धावस्था में है तो नदी यहां पर इस वृद्धावस्था से प्रौढ़ावस्था में भी पहुंच सकती है। नदी इस वृद्धावस्था में अगर यहां पर है तो नदी यहां पर युवावस्था में भी पहुंच सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे हैं, इसको हमको चर्चा करना है। हम अपने एज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन नदी अपने एज को रिवर्स कर सकती है। वृद्धावस्था से युवावस्था में जा सकती है, प्रौढ़ावस्था से युवावस्था में जा सकती है, और इसी को हम कहते हैं सरिता का नवोन्मेष या पुनः यौवन। रिवर इंग्लिश में उसको रिजुविनेशन कहते हैं। नदी को दोबारा ऊर्जा मिल गई, नदी दोबारा ऊर्जावान हो गया, यानी नदी वृद्धावस्था से युवावस्था में भी शिफ्ट हो सकती है। दुनिया में बहुत सारी नदियों के साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारी नदियां ने वृद्धावस्था में पहुंच के भी युवावस्था की स्थलाकृतियों को बनाया है। कहां पर? वृद्धावस्था के क्षेत्र में। इस पूरी प्रक्रिया को रिवर रिजुविनेशन कहते हैं, या सरिता या नदी पुनः यवन के नाम से बुलाते हैं। इसको हम लास्ट अपने डिस्कशन के लास्ट में चर्चा करेंगे। और यहां से मुख्य परीक्षा में सवाल बनता है कि रिवर रिजुविनेशन से आप क्या समझते हैं, या नदी के पुनः यवन या सरिता पुनः यवन से क्या समझते हैं। वो क्या क्या तरीके हैं, वो क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिसके माध्यम से नदी का पुनः यवन संभव है। एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा। क्लियर है? तो एक ये टॉपिक है जहां पर एक बड़ा सवाल बन सकता है, और बाकी नदी के द्वारा निर्मित युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियों को हमको गिनाना है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे। अब इसी चीज को आगे बढ़ना है। एक दो आपको कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पे काम करें, ताकि जब इंडिया में आए
तो बहुत सारे बैकग्राउंडर आपके तैयार हो, है ना। ये एक डेटा है, एक आंकड़ा है ना। आंकड़ा ये है कि दुनिया में जितना भी पानी है या पृथ्वी पर जो भी पानी है ना, जो भी वाटर है या पानी है, अगर हम उसको देखते हैं तो अगर हमारे पास 100 लीटर पानी है, मान लीजिए कि पृथ्वी पे केवल 100 लीटर ही पानी है, उसमें से 100 लीटर पानी में से 97 लीटर पानी या 97 लीटर जो पानी है वो खारा है, नमकीन है, महासागरों में है या ऐसी झीलों में है जो अपेक्षाकृत खारे हैं। और पूरे पृथ्वी पे केवल 3% ही वाटर ऐसा है जो कि मीठा है, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, या मीठा पानी है। वो हम जो जनरली पानी पीते हैं वो उसको हमने कहा फ्रेश वाटर या मीठा पानी। क्लियर है। तो पूरे पृथ्वी का केवल 3% ही पानी जो है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग है या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है। बाकी 97% पानी सैलाइन है, नमकीन है, खारा है। अब अगर हम इन 3% को देखते हैं कि पृथ्वी पे 100 लीटर में से केवल 3 लीटर ही पानी ऐसा है जो कि क्या है, मीठा है। अब इस 3 लीटर में से भी अगर हम देखते हैं तो 70% तो वो बर्फ से ठंडा है, ढका हुआ है। अंटार्कटिका में, आर्कटिक के क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में जो बर्फ है उस बर्फ के रूप में, ठोस रूप में वो जमा हुआ है। यानी हमारे पास जो 3% पानी बचता भी है पृथ्वी का जो कि मीठा है, उसका भी 70% आइस कैप्स में या ठंडे इलाकों में फंसा हुआ है ना। और 30% ऐसा पानी है जो कि जमीन के नीचे है, ग्राउंड वाटर के रूप में। तो 68 और 30 है ना, अगर हम उसको जोड़ते हैं तो 98, 99% या 99.7%। इनमें से है ना, ये जो सरफेस वाटर बचता है या पानी जो बाहर बचता है वो केवल 0.3% बचता है। बाकी या तो बर्फ, मीठा पानी जो भी है 3% हमारा, उसका एक बड़ा हिस्सा आइस कैप्स में है, उसका एक बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर है, और केवल 0.3% ही पानी ऐसा है जो सरफेस पे है ना, सतह पे है, बर्फ में नहीं है या जमीन के अंदर नहीं है, सतह पे है। उसमें से 87% पानी लेक्स में है, झीलों में है ना। झील मतलब मीठे पानी का झील। और रिवर्स में अगर हम देखते हैं तो 2% है। इमेजिन करिए कि नदियों में जो पानी बह रहा है वो पूरे आंकड़े का केवल 0.some% होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी या तो तटीय क्षेत्रों में रहती है या मैदानी इलाकों में रहती है। इस संदर्भ में हमको इस 0.3% के 2% में भी इंटरेस्ट है। और हमको मालूम है क्योंकि मानवीय सहचर्य के लिए, निवास के लिए, है ना, हैबिटेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो नदी के या पानी के स्रोत के पास रहे। इमेजिन करिए, क्या कृषि संभव है पानी के बिना? क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पानी के बिना संभव है? क्या किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या पानी के बिना संभव है? तो इसका मतलब है उद्योग धंधे के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए हमको पानी की जरूरत है। और जिन जिन क्षेत्रों में ये पानी की कमी है वहाँ का औद्योगिक विकास, वहाँ का कृषि विकास अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। और अगर कृषि का विकास नहीं है, कृषि की आय नहीं है, कृषि में उत्पादन ज़्यादा नहीं हो रहा है, उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो कम होगा, या उन क्षेत्रों पे जो प्रकृति के पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है फीड करने के, वो अपेक्षाकृत कम है। और कम है तो वो ज़्यादा जनसंख्या को सपोर्ट नहीं कर सकता है, और उस पूरी प्रक्रिया में उस क्षेत्र में घनत्व तो कम होगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, जिन्होंने लंबे और बड़े बड़े जो है प्लेन एरियाज बनाए हैं या मैदानी इलाकों का निर्माण किया है, जो कि कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से उपजाऊ मिट्टी का एक भूमिका निभाता है, पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, इन दो महत्वपूर्ण कारकों ने जनसंख्या के घनत्व को तीव्र किया है, बढ़ाया है। दुनिया में कहीं पर भी आप जाएंगे और बेसिन क्षेत्रों में या मैदानी इलाकों का घनत्व आपको उस क्षेत्र के अन्य हिस्सों से अपेक्षाकृत ज़्यादा नजर आए। क्लियर है? इस संदर्भ में हमको इसको समझना है या नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखना है। एक यहाँ पर गंगा का छोटा सा एक सीमेटिक है कि कैसे गंगा नदी ऊपर से निकलती है और नीचे जो है वो गंगा सागर में जाके बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। नदी अपने ऊपरी अवस्था में
जैसे आपने पढ़ा होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में, है ना, आपने देखा होगा धौली गंगा के क्षेत्र में एक भीषण बाढ़ आई, है ना, धौली गंगा के क्षेत्र में एक भीषण बाढ़ आई, धौली गंगा, है ना। इन सब चीजों की चर्चा मैं भारत की क्लास में करूंगा। बस आपको बताना चाहता हूं कि धौली गंगा कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, पहाड़, है ना, लगातार भूकंपीय गतिविधियां यहां देखी जाती है। यहां पर यह अवस्थित है, इसका मतलब क्या है, पर्वतीय जगहों पे यह अवस्थित है। तो अगर हम इस गंगा नदी का ऊपरी हिस्सा देखते हैं, है ना, भागीरथी, अलकनंदा, है ना, धौली गंगा, पिंडर निदर नदी, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों से होकर बहती हुई गंगा में अलग अलग जगहों पे, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अलग अलग जगहों पे आके मिलती हैं। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। ये सब पहाड़ से होते हुए आगे बढ़ रही हैं, और पहाड़ से अगर होके आगे बढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या है, ढाल बहुत ज्यादा होगा। ढाल बहुत ज्यादा होगा तो अपरदन बहुत ज्यादा होगा। तो अगर हम गंगा का ही उदाहरण लेते हैं और उसके ऊपरी कोर्स को देखते हैं तो लगातार अपरदन के द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। अभी देखेंगे क्या क्या हो सकता है। ऊपर से जब हम शुरू करेंगे अलग अलग जगहों पे, जहां से भी धौली गंगा, है ना, या आपको जो है अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर नदियां जो निकलती हैं, ये सब अपेक्षाकृत इस खड़ी ढाल वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। यही गंगा नदी जब हरिद्वार में एंटर करता है तो हरिद्वार से माना जाता है कि वो प्लेन या मैदानी इलाकों में समतल भूमि से होकर बह रहा है। हरिद्वार से लेके आगे तक, है ना, लगभग बिहार और बंगाल का जो मैदान है वो इसी श्रेणी में आएगा या प्रौढ़ावस्था में आएगा। आगे चल के बंगाल में खास करके फरक्का बैराज के बाद इस नदी की गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है और माना जाता है कि नदी वृद्धावस्था को रीच कर गई है। तो यहाँ पर फरक्का के बाद हम देखते हैं तो हमको वृद्धावस्था से निर्मित स्थलाकृतियां मिलती हैं। यानी कि अगर हम गंगा नदी को ही देखें तो ऊपरी हिस्से में इसका ढाल ज्यादा है, जिससे कि ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को बनाती है, अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को बनाती है ना, अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को बनाती है। इस क्षेत्र में निक्षेपणात्मक या निक्षेपण वाली स्थलाकृतियों को, और वृद्धावस्था में तो निक्षेपण वाली बनेंगी ही, लेकिन साथ साथ कुछ अन्य फीचर्स भी होंगे, डेल्टा का फॉर्मेशन होगा, ब्रेडेड रिवर्स होंगे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। क्लियर है। अब एक एक करके इन्हीं स्थलाकृतियों को या इन्हीं अवस्थाओं के बारे में एक समझदारी बनाते हैं। नदी के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक, अपरदन का मतलब क्या है, नदी लगातार अपरदन कर रही है। तो अपरदन करने का मतलब है कि हम युवा अवस्था के बारे में एक समझदारी बना रहे हैं। नदी अपने युवा अवस्था में क्या क्या करती है, इसमें कुछ खास समझाने का नहीं है ना। इस टॉपिक को जल्दी कंप्लीट करते हैं, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमको कुछ रणनीति या कुछ प्रक्रियाओं को देखना पड़ेगा कि नदी जो इस ढाल से बहती है तो यहां से ये इस ढाल पे या इन चट्टानों से, इन मिट्टियों को कैसे आगे लेके चलती है, वो क्या क्या तरीके हैं जिससे नदी लगातार इस तलछट का, इस बॉटम का लगातार अपरदन करेगी। वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों में से एक जो शब्दावली आपको ध्यान रखना है, अपघर्षण। अपघर्षण, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्या है अपघर्षण, क्या होता है अपघर्षण? तो बहुत सिंपल है। नदी जब आगे बढ़ेगी और ढाल पे बहेगी तो अपने साथ खूब सारा मटेरियल लेके चलेगी, है ना। पत्थर के टुकड़े होंगे, नुकीले होंगे, गोल होंगे, अलग अलग प्रकार के पत्थर, चट्टानों, है ना, बालू के कण, इन सबको अपने साथ आगे लेके चल रही होगी। तो जरा ये सोचिए कि जब नदी अपने साथ इन कंकड़, पत्थर, है ना, या बड़े बड़े पहाड़, पत्थर के टुकड़ों को अपने साथ आगे लेके चल रही होगी, तो क्या इन पत्थरों का आपस में घर्षण नहीं हो रहा होगा? इन पत्थरों का भी तो आपस में घर्षण हो रहा होगा। लगातार ये आगे बढ़ रही हैं, आपस में टकरा रही होंगी। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अपघर्षण। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अपघर्षण। इस प्रक्रिया के द्वारा नदी में ये जो पत्थर है वो लगातार एक दूसरे को हिट करते हैं, टकराते हैं, और धीरे धीरे करके उनका अपरदन होता चला जाता है। तो एक तरीका क्या हुआ, नदी जब बह रही है तो अपने साथ खूब सारे गाद, बालू, मिट्टी, पत्थर, ये सब आपस में लेके चल रही होगी, उनके बीच में घर्षण हो रहा होगा। और घर्षण का मतलब क्या है कि लगातार उनका अपरदन हो रहा होगा।
तो इसका मतलब है कि नदी के अपरदनात्मक कार्य में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या हो गई, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो गई कोरोजन, अपघर्षण। क्लियर है, अपघर्षण। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा है सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, यह है कोरेजन, है ना, अपघर्षण। दूसरा है कोरोजन या सॉल्यूशन। इसको ऐसे समझिए कि प्रकृति में जो भी नदी के द्वारा अपरदन हो रहा है, चीजों को निकाला जा रहा है, उसमें से क्या सभी चीजें वैसे ठोस अवस्था में होंगी या कुछ चीजें घुलनशील भी होती हैं पानी में। कुछ चट्टानें ऐसी हो सकती हैं जिनमें नमक की मात्रा हो, और अगर नमक की मात्रा होगी तो घुलनशील होगा। यानी कि अपरदन एक और तरीका जो है जिसके माध्यम से नदी अपरदन कर सकती है वो ये है कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। और पानी में घुल गए इसका मतलब क्या है कि नदी के थपेड़े जब पत्थर पे पड़ रहे हैं तो उस पत्थरों के बीच में जो है पार्टिकल्स हैं जिनको अपने साथ नदी जो है वो एक तरीके से अपने साथ घोल सकती है, तो उन घुले हुए चीजों को भी नदी अपने साथ लेके चलती है। तो ये भी एक अपरदन का तरीका होगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोरोजन, है ना, या सॉल्यूशन या विलयन, है ना, विलय हो गया है, उसके साथ मिल गया है। तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, उनको नदी अपने साथ घोल के आगे लेके चलती है या अपरदन करती है, और इस प्रक्रिया को हम विलयन या सॉल्यूशन या कोरोजन के नाम से जानते हैं। कोरेजन या अपघर्षण का मतलब है आपस में ही टकराना और उस पूरी प्रक्रिया में उनका अपरदन होते जाना। क्लियर है, तो दो शब्दावली हम लोगों ने देखा, कंफ्यूज मत होइएगा, कोरेजन या अपघर्षण और दूसरा है विलयन। इन दो तरीकों से लगातार नदी अपरदनात्मक कार्य करती है। इसके अलावा कुछ और देखते हैं, एट्रीशन। तो ये हम लोगों ने देखा अपघर्षण और विलयन। अपघर्षण का मतलब है कि नदी अपने इस कोर्स पे जो भी इन पदार्थों को लेके चल रही है ना, ये लगातार सतह को कुरेद रहे होंगे, या इसको कुछ ऐसा समझिए, है ना, अपघर्षण या कोरोजन कि ये नदी का कोर्स है और नदी में पानी है, और ये नदी अपने बेड पे या चट्टानों को लगातार धक्का दे दे के आगे बढ़ रही होगी, और यही चट्टानें जो हैं वो लगातार इस सतह को कुरेद रही होंगी, है ना। लगातार ये पत्थर है वो जमीन से टकरा रहा होगा, टकरा के उसको कुरेद रहा होगा, और इस पूरी प्रक्रिया में जब कुरेदेगा तो ये अपरदन होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया, एक इसको कहा गया कोरेजन, है ना, या अपघर्षण। अब नदी इसमें से कुछ चीजों को अपने साथ डिसॉल्व कर लेगी, घोल लेगी, है ना, तो वो हम क्या कह देंगे, विलयन, कि नदी अपने साथ चीजों को घोल के आगे लेके चल रही है, घोल के आगे लेके चल रही है। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया विलयन। तो दो चीजें हो गई, एक हम लोगों ने अपघर्षण समझ लिया और दूसरा हम लोगों ने विलयन समझ लिया। अब तीसरा एक और जो पॉइंट है वो यही है कि ये जो नदी आगे बढ़ रही है, ये नदी अपने साथ जो भी मटेरियल, गाद, बालू, मिट्टी, चट्टानों के टुकड़े हैं, ये सब आपस में भी तो टकरा रहे होंगे, और आपस में टकरा रहे होंगे तो धीरे धीरे उनका अपरदन हो रहा होगा, धीरे धीरे वो टूट रहे होंगे। और इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, इस प्रक्रिया को हमने कहा सन्निघर्षण या एट्रीशन। आपस में ही टकरा के वो टूट रहे हैं। यहां पर क्या है, नीचे बैठे हुए हैं और लगातार जमीन की सतह को कुरेद रहे हैं, इसको हमने कहा अपघर्षण। सॉल्यूशन के रूप में चल रहे हैं तो हमने उसका नाम रख दिया सॉल्यूशन या विलयन। अब ये जो मटेरियल यहाँ पर बड़े बड़े या जो भी चट्टान है वो आपस में भी तो टकरा रहे होंगे, और आपस में टकरा रहे होंगे तो ये अपरदन हो रहा होगा, है ना। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा एट्रीशन।
या सनी घर्षण। क्लियर हुआ? 3 चीजें हो गई। अब एक और पॉइंट है, वह है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन, हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब क्या हुआ कि पानी का अपना एक वेग होता है, और पानी का अपना एक वेग होता है तो वो लगातार उस वेग से किनारों को हिट करती रहती है। यह पानी की गति से, यह पानी के पास जो अपनी एक गति है उससे लगातार जब वो चट्टानों से टकराती है तो उस गति से उसको हिट करती है और उस पूरी प्रक्रिया में उसको तोड़ती है या ब्रेक डाउन करती है। इसको हम कहते हैं नदी का अपना हाइड्रोलिक एक्शन, या जल गति की क्रिया अपने एक वेग से जो टकराई है उससे लगातार वो अपर्दन की प्रक्रियाओं को जारी रखेगी। इसको हमने नाम दे दिया क्या? हाइड्रोलिक एक्शन, है ना। नदी का अपना एक वेग होता है। तीसरा हमने देखा। चौथा, नदी का अपना एक वेग है, उस वेग से जब वो टकराएगी तो लगातार अपर्दन करेगी। इसी को हमने क्या कहा? हाइड्रोलिक एक्शन या नदी की अपनी जल गति। क्लियर हो गया? तो ये 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये 4 शब्दावली, कोरोजन, कोरेजन, एट्रीशन और चौथा है हाइड्रोलिक एक्शन। इन 4 चीजों को ध्यान रखिएगा कि ये 4 ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से नदी अपर्दन करती है। या तो वो घोल देती है, या सतह पे जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं वो जब सतह के साथ चिपक के चलते हैं उस पूरी प्रक्रिया में वो अपर्दन करती है। कुछ चीज़ों को सॉल्यूशन के माध्यम से पिघला के कुछ चीज़ों को अपने साथ घोल के आगे बढ़ती है। उसमें कई बार ये पत्थर जो नदी अपने साथ लेके चल रही वो आपस में टकरा रहे होंगे, सन्नी घर्षण या एट्रिशन की प्रक्रिया होगी। और नदी जब आगे बढ़ेगी तो उसमें अपना एक वेग होता है, उस वेग के साथ जब वो टकराएगी तो अपर्दनात्मक क्रियाओं को जन्म देगी। क्लियर है? तो ये 4 पहलू हैं, ये 4 शब्दावली आपको मालूम होना चाहिए। अपघर्षण, सनी घर्षण, हाइड्रोलिक एक्शन और विलयन, है ना। कई बार यूपीएससी के द्वारा यहाँ पर सवाल प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे। ये वही है, ध्यान से देखिए। तो ये क्या है? नीचे ये आगे बढ़ते हुए, इसको घर्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने इसको क्या नाम दिया? अपघर्षण। कुछ चीज़ों को नदी जो है बाउंस करते हुए आगे लेके चलती है, कुछ चीज़ों को सॉल्यूशन लेके चलती है, कुछ चीज़ें सस्पेंडेड रहती हैं, है ना। नदी अपने फोर्स से हिट करके हाइड्रोलिक एक्शन के माध्यम से काम करती है। तो ये हमको इन 4 शब्दावली को ध्यान रखना है। इन 4 शब्दावली को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, ब्रेक चाहिए आप लोगों को? ठीक है, चलिए ब्रेक आप लोग मांग रहे हैं। चलिए ठीक है। ये 4 शब्दावली, लगता है सब लोगों ने उत्तर लिखा है, इसका मतलब है कि सभी ने आंसर लिखा है। ठीक है, ज़्यादा मेहनत हो गई। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ज़्यादा लंबा क्योंकि आज अच्छा ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर क्लास शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट और, फिर नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा कहीं। 15 तारीख के बाद से आप लोगों के इकोनॉमिक सर्वे के क्लासेस या ओपन सेशन है, तो जरूर देखिएगा। जो लोग भी इस साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो लोग देखें, ताकि इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम और वॉल्यूम 2 जो है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तो 15 ऑनवर्ड्स 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगभग 8 क्लासेस होंगी इकोनॉमिक सर्वे की, तो जरूर देखिए ताकि इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा 4 प्रकार की शब्दावली हमने अपने तर्कश में ऐड कर ली। कौन कौन सी वो शब्दावली है? तो हमारे पास जो शब्दावली थी वो एक है, इंग्लिश में इसलिए कराता हूं कि कहीं अपघर्षण की जगह कुछ और ट्रांसलेट कर दे तो कम से कम ये वाला शब्द ध्यान रहे, है ना। अपघर्षण, कोरेजन। दूसरा है सॉल्यूशन या कोरोजन। 2 शब्दावली हो गई कि ये तरीके हैं अपर्दन या वस्तुओं को निकालने का। तीसरा है सनी घर्षण, एट्रीशन, और चौथा है जलगति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन। इसी चीज को इस इमेज में बताया गया है कि जमीन से सट के जब अपर्दन हो रहा होगा तो हम उसको जो है
एब्रेशन कहेंगे। एट्रीशन आपस में ही सन्निघर्षण हो रहा हो, घोल दिया गया हो और पानी थपेड़े से हिट कर रही हो अपनी गति से, तो हम उसको हाइड्रोलिक एक्शन कहेंगे। तो 4 तरीके हैं जिसके माध्यम से अपर्दन होता है। अब अगला एक और 2-4 शब्दावली है जिसको हमको देख लेना है, वो ये है कि अपर्दन का मतलब क्या हो गया। अपर्दन का मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देना, अपर्दन है ना। किसी वस्तु को जब हम एक स्थान से निकालते हैं और दूसरे स्थान पे पहुंचा देते हैं तो हम इसको अपर्दन कहते हैं। यानी कि इसमें गति या स्थान का परिवर्तन महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो अपर्दन जब भी होगा, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाएगा। और पहुंचाने का तरीका क्या है, तो नदी इन 4 तरीकों से उनको अपने साथ में घोलती है या उनको तोड़ती है या उनको ब्रेक करती है। अब जब चीजें ब्रेक हो जाती हैं, है ना, जब उनको चाहे वो एब्रेशन के माध्यम से, कोरोजन के माध्यम से या सॉल्यूशन के माध्यम से या हाइड्रोलिक एक्शन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब वस्तु को ब्रेक कर दिया जाता है ना, पत्थर के कणों को तोड़ दिया जाता है या पत्थर की शिलाओं को ब्रेक कर दिया जाता है, तो नदी अब इनको अपने साथ लेके चलेगी, आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर हमको 3-4 शब्दावली और ऐड कर लेना है। नदी के परिवहन, यानी कि नदी जब अपने साथ लेके चलती है, परिवहन करती है, लेके चलती है, तो किस तरीके से वो आगे चलती है। जैसे खास करके बच्चों को देखिए तो अटखेलियां करते हुए, उछलते कूदते हुए वो आगे बढ़ते हैं, है ना। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग बिल्कुल धरातल के साथ चिपक के चलते हैं, मतलब बड़े आराम आराम से अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो अलग अलग तरीके से वस्तुएं पानी के अंदर मूव कर रही होती हैं, आगे बढ़ रही होती हैं। और उसके लिए हमको 4-5 शब्दावली चाहिए। क्यों करा रहा हूं शब्दावली? इन शब्दावली को लेके यूपीएससी स्टेटमेंट देगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उसमें से इन शब्दावली को लेके परिभाषा तय की जाएगी और आपको चुनना होगा कि ये जो शब्दावली लिखा गया है, इसको जो परिभाषित यूपीएससी ने किया है वो ठीक है या गलत है। क्लियर है? तो यहां पर 3-4 और शब्दावली देखिए। कर्षण, ट्रैक्शन, है ना। ट्रैक्शन का मतलब क्या है? जब नदी में वस्तुएं उछलते कूदते हुए सतह के साथ आगे बढ़ती हैं तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रैक्शन। चिपक के चलती है ना, उस पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। अब सोचिए कि नदी अपने साथ जब बड़े बड़े पत्थरों को लेके चलती होगी, कभी पहाड़ी एरिया में जाइएगा तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर जो है नदी के बेसिन एरिया में आपको मिलेंगे, या नदी बह रही है उसके साथ बड़े बड़े पत्थर नजर आएंगे। वो बड़े बड़े पत्थर गोल हैं, अपेक्षाकृत थोड़े गोल रहते हैं। वो कैसे आगे बढ़ रहे होंगे? अब चूंकि उनका वजन ज्यादा है तो बहुत ज्यादा उछल कूद तो नहीं सकते हैं, सतह के साथ चिपक के ढूलते हुए या वो आगे बढ़ रहे होते हैं। इस प्रक्रिया को हम कर्षण कहते हैं या ट्रैक्शन कहते हैं। बजरी कंकर की तरह भारी और बड़े चट्टान के टुकड़े नदी के बहाव के साथ तली में या तलछट के साथ लुढ़क कर आगे बढ़ते हैं, हम उस पूरी प्रक्रिया को कर्षण या ट्रैक्शन का प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा है उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तन, साल्टेशन। उछल उछल कर आगे बढ़ रहे होते हैं, है ना। जो इससे बड़े की जगह थोड़े छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे वो उछलते कूदते आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आपको साल्टेशन या उत्परिवर्तन। अपेक्षाकृत छोटे कण होंगे, टुकड़ों का साइज छोटा होगा, तभी तो वजन कम होगा, तो उछलते कूदते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये बड़े बड़े होंगे, वो चिपक के आगे बढ़ रहे होंगे। तीसरा एक और है, निलंबित होके, सस्पेंड होके। जब बालू के कण होंगे या अपेक्षाकृत छोटे छोटे जो कण होंगे वो पानी में सस्पेंडेड रहेंगे, यानी कि तलछट के साथ टच नहीं होंगे या उछलते कूदने की जगह वो पानी में सस्पेंडेड रहेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर सस्पेंशन, अपेक्षाकृत छोटे छोटे कण, गाद, बालू, ऐसे जो छोटे छोटे कण हैं वो पानी में सस्पेंड होके आगे बढ़ेंगे, तो उसको हमने क्या कहा? सस्पेंशन या निलंबित होके। और चौथा क्या है? घोल करके होगा, घुलनशील होने चाहिए, तो विलयन या सॉल्यूशन। जो भी मटेरियल आगे बढ़ेगा या तो वो तलछट के साथ चिपक के चल रहा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कर्षण। उछलते कूदते आगे बढ़ेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रैक्शन या उत्परिवर्तन। तीसरा, बहुत ही बारीक कण होंगे, वो तलछट पे ना होके अपेक्षाकृत पानी में ही सस्पेंडेड रहेंगे, तो हमने उसको क्या कहा? सस्पेंशन या निलंबन। और चौथा है कि कुछ मटेरियल ऐसे होंगे, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होंगे जिनको घोला जा सकता है, जो पानी के साथ घुलनशील होंगे, तो पानी अपने साथ उनको घोल के आगे लेके चल रही होगी, तो हम उसको सॉल्यूशन या विलयन का एक शब्दावली देंगे। क्लियर है? तो ये 3-4 चीजें हैं, ठीक है। ये 3-4
शब्दावली आपको ध्यान रखना है, और पीछे मैंने 3-4 और जो शब्दावली बताए हैं उनको ध्यान रखना है। ये 7-8 शब्दावली अगर आपके तर्कश में रहेगा तो नदी के द्वारा अपर्दन से रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर यूपीएससी बनाएगा, पूछेगा, तो इनको जब परिभाषित करने का कोशिश करेगा या वहां पर स्टेटमेंट देगा तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। बड़े आराम से प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे सवालों को प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। अब अगला जो पहलू है कि हमने कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया या कुछ शब्दावली अपने साथ ऐड कर ली कि ये 4-5 तरीके हैं जिसके माध्यम से नदी अपर्दन करते हुए आगे बढ़ती है, ये कुछ शब्दावली है। अब हमको जो समझना है वो ये है कि इन शब्दावली को ध्यान में रखते हुए नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, नदी कैसे स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, तो हमको 3 स्टेजेस में इस चीज को समझना है, पढ़ना है। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ऊपरी मार्ग या युवावस्था, मध्य मार्ग या प्रौढ़ावस्था, और जब नदी समुद्र से मिल रही होती है तो निचला मार्ग या वृद्धावस्था। अगर आप फर्स्ट स्टेज में देखें या युवावस्था में देखिए तो ढाल ज्यादा है, प्रौढ़ावस्था में देखिए तो ढाल कम हो गया है, और वृद्धावस्था में देखिए तो बिल्कुल ढाल मंद हो गया है। ध्यान से देखिए, है ना। इन तीनों के बारे में हमको विस्तार से अध्ययन करना है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब एक एक करके सबको देखते हैं। नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन से स्टेज में? युवावस्था में। युवा अवस्था, है ना, युवा अवस्था सबसे ऊर्जावान फेज या सबसे ज्यादा जहां पर नदी के पास गति है। क्यों गति है? क्योंकि नदी का ढाल ज्यादा है ना, नदी का ढाल बहुत ज्यादा स्टीप है, और अगर नदी का ढाल ज्यादा है इसका मतलब है कि नदी की गति ज्यादा होगी, और नदी की गति ज्यादा होगी तो नदी अपर्दन ज्यादा करेगी। एब्रेशन, एट्रीशन, है ना, सन्निघर्षण, ऐसी प्रक्रियाएं, हाइड्रोलिक एक्शन, क्योंकि गति ज्यादा है तो हिट करेगी, तो ज्यादा अपर्दन का काम करेगी। तो यहां पर जो है, या ये जो पहला अवस्था है या युवा अवस्था है, यहां पर नदी के द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इरोजनल फीचर्स का, या नदी के द्वारा अपर्दन ही किया जाता है, निक्षेपण का कोई काम नहीं होगा, केवल अपर्दन। तो जो पहला अवस्था है या ऊपरी मार्ग है या युवा अवस्था है, यहाँ कोई निक्षेपण का काम नहीं है, अपर्दन ही अपर्दन का काम चल रहा होगा। तो अपर्दन के द्वारा निर्मित कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं जिसका ये निर्माण करती है नदी अपने इस ऊपरी अवस्था में या युवा अवस्था में, तो अलग अलग शब्दावली है। ये 5-6 शब्दावली याद कर लीजिए और दुनिया के कुछ उदाहरण याद कर लीजिए, है ना, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वी आकार की घाटी, अभी देखते हैं कि क्या होता है, किसका उदाहरण है? अपर्दनात्मक स्थलाकृति का। गॉर्ज इसी का ही एक विस्तृत रूप है, कैनियन, गॉर्ज, तो उसको देखेंगे। वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन, ये तीनों एक ही शब्दावली है। अभी समझते हैं क्या है। इकोनॉमिक्स में आप लोग आगे पढ़िएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा होगा। वी शेप्ड ग्रोथ, है ना, हमारी अर्थव्यवस्था वी शेप्ड ग्रोथ कर रही है, तो वहां पर भी वी शेप पढ़ना है, और ज्योग्राफी में भी वी आकार की घाटी पढ़नी है। अभी देख लेते हैं इसको, और बाकी आप देखिएगा वी आकार या वी शेप्ड ग्रोथ क्या होता है इकोनॉमिक्स में। तो गॉर्ज, कैनियन और वी आकार की घाटी, ये क्या है? तीनों अपर्दन के द्वारा बनी है। वाटरफॉल या जलप्रपात, ये भी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। अलग अलग प्रकार के जलप्रपात की चर्चा करेंगे, है ना, वो कैसे बनता है उसको देखेंगे। इसके अलावा जलगर्तिका, पॉट होल्स एक शब्दावली होता है, देखेंगे कैसे बनता है। और एक और होता है, उसको कहते हैं रैपिड्स या क्षिप्रिकाएं। सीढ़ी होता है एक प्रकार से, नदी के तलछट पे सीढ़ी नुमा आकृति बनती है, उसको हम रैपिड फॉर्मेशन, यानी नदी कुछ इस तरह से बहती है, इसको हम रैपिड्स या क्षिप्रिका के नाम से जानते हैं। ये 5-6 शब्दावली आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूपीएससी नदी के द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में जानना चाहेगा तो आपको इन्हीं 6 शब्दों के बारे में थोड़ा थोड़ा एग्जामिनर को लिख देना है, कॉन्सेप्ट समझा देना है और दुनिया में कुछ उदाहरण दे देने हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। बहुत ही आसान है। पहला है वी शेप्ड वैली। पहला क्या है? वी आकार की घाटी या वी शेप्ड वैली। इस चीज को समझिएगा, है ना, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है।
थोड़ा सा मैं लिंक कर रहा हूं और बाकी भारत की क्लास में सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो घाटियां बनाई जा रही हैं उसको उदाहरण सहित वहां पर भी देखेंगे और उसकी व्याख्या और भी करूंगा। यहां पर वी आकार की घाटी, इसको समझिए, बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि एक समतल मैदान है, ये एक समतल मैदान है। मान लीजिए कि जो समतल मैदान है यहां पर बल काम कर रहा है, जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। यहां से बल इसको पुश कर रहा है इस तरफ की तरफ और यहां से बल इसको पुश कर रहा है इस तरफ की तरफ। क्लियर है? इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा, इसका डिफॉर्मेशन होगा या इस स्थलाकृति में बदलाव होगा। तो बदलाव कैसा होगा, दोनों तरफ से दबाया जा रहा है, उस पूरी प्रक्रिया में हो सकता है ये ऊपर उठे, थोड़ा और दबाया जाए तो थोड़ा और ऊपर उठे, थोड़ा और दबाया जाए तो थोड़ा और ऊपर उठे। इस पूरी प्रक्रिया में एक ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होगा, है ना, इस ऊंचे या एक ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होगा। अब फिर से मान लेते हैं कि यह समतल मैदान था और यहां पर एक नदी बह रही होगी। इमेजिन करिए कि नदी यहां पर बह रही है। अचानक से क्या हुआ कि इधर से ऊर्जा या बल काम करना शुरू किया और ये उठना शुरू की, यानी कि ये पूरा का पूरा स्थलाकृति ऊपर उठना शुरू करेगा। और इमेजिन करिए कि समतल मैदान पे जो ये नदी बह रही थी, अचानक से जब ये पूरा का पूरा स्थलाकृति ऊपर उठने का प्रयास करेगा तो नदी के सामने एक बाधा नहीं आएगी, नदी के सामने एक बैरियर आएगा। नदी के सामने अगर एक बैरियर आएगा तो नदी क्या करेगी, नदी अपने कोर्स को मेंटेन करने के लिए, अपने रास्ते पे चलने के लिए वो लगातार इसका अपर्दन करेगी और लगातार अपर्दन करेगी तो क्या होगा, ये पहाड़ यहां से काटा जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि ये पहाड़ है, इससे पहले ये समतल मैदान था और नदी यहां बहती थी। अब चूंकि ये ऊपर उठा तो नदी को अपने रास्ते को कट करना पड़ेगा, तभी अपने रास्ते को मेंटेन कर पाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या करेगी, जितना ये ऊपर उठा है उतना कट करेगी, तभी उस रास्ते पे आगे बढ़ पाएगी। आगे चल के ये पहाड़ और ऊंचा होगा और नदी इसको और गहरा काटेगी ताकि अपने उस समतल लेवल को मेंटेन कर पाए। उस पूरी प्रक्रिया में ये घाटी या उसको और भी ज्यादा नीचे कटिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नदी बह रही है और वो पर्वत ऊपर उठ रहा है, तो नदी के रास्ते में बाधा है, तो जितना ऊपर उठा है नदी को काटना पड़ेगा तभी वो रास्ता मेंटेन हो पाएगा। तो नदी इसको कट करेगी, ये पर्वत और ऊपर उठेगा, नदी इसको और काटेगी और इस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए क्या बन रहा है, वी आकार की घाटी। नदी अपर्दन कर रही है, नदी लगातार अपने कोर्स को मेंटेन करना चाहती है। नदी वहां पर बह रही थी, अचानक से वो पूरा का पूरा स्थल ऊपर उठने लगा और ऊपर उठने लगा और नदी बह रही थी तो उसके सामने बाधा है। तो नदी को अपने उसी रास्ते पे या उसी समतल मैदान पे अगर बहना है तो नदी को लगातार इस पर्वत का जो ऊंचाई का दर है बढ़ने का, कि अगर 2 सेंटीमीटर प्रति साल की रफ्तार से वो ऊंचा हो रहा है तो नदी को मिनिमम 2 सेंटीमीटर के रेट से हर साल उसको काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटेगी तो नदी अपने रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में हिमालय के सबसे ऊंचे हिस्सों में या अरावली पे या एंडीज पर्वत पे, रॉकीज पर्वत पे हमको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। खास करके जो नवीन वलित पर्वत है, एंडीज है, रॉकीज है, आल्प्स पर्वत है, हिमालय पर्वत है, यहाँ पर हमको खूब सारे वी आकार की घाटी मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ उस पर्वतों के ऊंचे होने से पहले से बह रही थी और चूंकि वो ऊंचे उठते गले चले गए और नदी को अपने रास्ते को मेंटेन करना है, उस पूरी प्रक्रिया में नदी लगातार वर्टिकल या गहराई में उसको काटती जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया में वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। ध्यान से इसको देखिए, ये अगर ध्यान से आप इसको देखें तो देखिए, यानी कि ये पर्वत अगर इसको देखें तो ये पर्वत ऐसा रहा होगा, लेकिन नदी ने इसको कट कर करके अपने रास्ते को मेंटेन करने के लिए इतना इसका कटिंग कर दिया। अगर इतनी कटिंग नहीं करती तो नदी अपने रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाती। इस पूरी प्रक्रिया में वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये रहा, ये सतह ऊपर उठ रहा है, नदी आगे बढ़ रही है, तो सतह ऊपर उठेगा तो नदी को अपने रास्ते को मेंटेन करने के लिए इसको लगातार कट करना पड़ेगा और कट करना पड़ेगा तो लगातार ये घाटी गहरी होती चली जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया में वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर नदी
जो एक्टिविटी कर रही है या नदी यहाँ पर वी आकार की घाटी को एक्टिव या बना रही है, इसमें अपने किनारों को ज्यादा काट रही है या अपने बॉटम को ज्यादा काट रही है ना? यानी कि क्षैतिज अपर्दन ज्यादा होगा या लंबवत अपर्दन वर्टिकल इरोजन ज्यादा होगा। तो वी आकार की घाटी के निर्माण में अगर देखा जाए तो वर्टिकल इरोजन, नीचे की तरफ का अपर्दन अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, है ना? नीचे लगातार अपर्दन करते रहना है, तभी ये वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि वर्टिकल इरोजन या नीचे के तलछट को लगातार आपको कट करने की जरूरत है। किनारों की भी कटिंग होती रहेगी, किनारों का भी कटिंग होगा या अपर्दन होगा, लेकिन जनरली सबसे नीचे या तलछट पे अपेक्षाकृत अपर्दन का दर ज्यादा होगा, वर्टिकल इरोजन। क्लियर है? तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा। वी आकार की घाटी, युवावस्था में नदियों के द्वारा निर्मित अपर्दन द्वारा घाटियों को हम गहरी घाटी या वी आकार की घाटी कहते हैं, वी शेप्ड वैली कहते हैं। वी आकार की घाटी जहां जहां भी हमको नजर आएगी, इसका मतलब है कि वहां पर नदियां उन पहाड़ों के ऊंचे होने से पहले वहां पर बह रही हैं, और चूंकि वो पहाड़ ऊंचे हो रहे हैं और नदी पहले से बह रही थी, तो नदी को अपना उस रास्ते को मेंटेन करने के लिए लगातार उस पर्वतों को कट करना पड़ेगा, उसका अपर्दन करना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में वी आकार की घाटी बनेगी। सतलज नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा, यमुना नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा अपने ऊपरी हिस्सों में नदी के द्वारा वी आकार की घाटी बनाई जाती है। भारत की जितने भी हिमालयी नदियां हैं जो हिमालय से उत्तर भारत के मैदान की तरफ बह रही हैं, उनमें अधिकांश नदियों के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। क्लियर है? अब यही भी वी आकार की घाटी जो होती है वो जनरली 500 मीटर तक होती है ना? जनरली 500, 300 मीटर, 200, 250, 300 मीटर गहरी जो है खुदाई होती है। जब ये गहरी खुदाई या कह सकते हैं कि अपर्दन जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हम इसको गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज कहते हैं जब 500 मीटर से ज्यादा की खुदाई हो जाती है, तो हम इसको गॉर्ज कहते हैं। और ये जब गॉर्ज का विस्तार हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हो जाता है, बहुत लंबा, मतलब आप किलोमीटर्स तक चलते चले जाइए, और अगर वो आपको ऐसा गहरा खाई नजर आएगा तो हम उसको कैनियन कहते हैं। तो वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन, ये तीनों ही उदाहरण है वी आकार की घाटी का। बस क्या है, इनके क्षेत्रफल का अंतर है या इनकी गहराई का अंतर है। गॉर्ज, वी आकार की घाटी को ही गॉर्ज कहते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत ज्यादा गहरी होती है। यही गॉर्ज जब विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है तो हम इसको कैनियन कह देते हैं। तो वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन में कोई अंतर नहीं है, प्रक्रिया सेम है। प्रक्रिया वही है कि गहरा अपर्दन करना है, डाउन कटिंग करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर गॉर्ज क्या होता है, वी आकार की घाटी में ही जब किनारे की दीवारें अत्यधिक खड़ी ढाल वाली होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है, ज्यादा गहरी हो जाती है, तब हम उसको गॉर्ज कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा गहरे गॉर्जों का निर्माण हुआ है। क्लियर है? यही गॉर्ज जब बहुत ज्यादा विस्तृत रूप ले लेता है तो हम इसको कैनियन कहते हैं, ग्रैंड कैनियन, है ना? कोलोराडो नदी एक अमेरिका में बहता है। मैप में आप लोग देखिए, मैप में मैं आपको दिखाता हूं, मतलब बताता हूं, बाकी मैप की क्लास में करेंगे। अमेरिका का मैप खोलिए आप लोग, उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का मैप देखिए। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के मैप के पश्चिमी हिस्से में देखिए, नॉर्थ अमेरिका के मैप के पश्चिमी हिस्से में देखिए, जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत जो लिखा हुआ होगा उसके थोड़ा पूरब में देखिए, सेंटर में, नॉर्थ अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेंटर में देखिए, पश्चिमी हिस्से में आपको एक नदी नजर आएगी जिसका नाम होगा कोलोराडो रिवर, कोलोराडो नदी। कोलोराडो रिवर, ध्यान से देखिए, मिला? अगर मिल गया तो बताइए। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में कोलोराडो राज्य है, उताह राज्य है। उत्तरी अमेरिका के मैप में पश्चिम में, वेस्ट में, पश्चिमी बिल्कुल किनारे पे नहीं, पश्चिम साइड में,
रॉकी पर्वत जहां पर लिखा होगा उसके थोड़ा सा पूरब में मिल गया। यहां पर एक नदी बहती है, इसका नाम है कोलोराडो रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर? कोलोराडो रिवर। ये नदी 283 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि इमेजिन करिए कि जो वी आकार की घाटी है ये 283 किलोमीटर लंबी है, 283 किलोमीटर लंबी है। और इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई, ये जो वी आकार की घाटी की गहराई है, इसकी गहराई 2.8 किलोमीटर तक है, यानी कि 3 किलोमीटर तक नीचे इसने गहरी खुदाई की है या डाउन कटिंग किया है, अपरदन किया है, ताकि कोलोराडो नदी अपने रास्ते को मेंटेन कर पाए। यानी कि रॉकी पर्वत को सोचिए कि कितना ज्यादा कुरेदा होगा, तभी जाके ये नदी पूरब से निकल के पश्चिम की तरफ या गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाके गिरती है। ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा। और इसी कोलोराडो नदी पे कहीं पर कैनियन लिखा होगा, कहीं पर देखेंगे आप तो ग्रैंड कैनियन लिखा होगा। क्लियर है? बाकी उत्तरी अमेरिका के मैप में लोकेशन पे चर्चा करेंगे। कुछ डैम है जैसे कि इसके ऊपर ग्रैंड कुली डैम है, उन सब चीजों की चर्चा वहां पर करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर जो उदाहरण है वो देना चाहते थे कि वी आकार की घाटी को थोड़ा गहरा कर दीजिए 500 मीटर से ज्यादा, तो हम उसको गॉर्ज कहेंगे। और इसी गॉर्ज का विस्तृत रूप, सबसे बड़ा साइज, इसी को हम कैनियन कहेंगे। जैसे कि ग्रैंड कैनियन कहां पर? कोलोराडो नदी पे बना है। 280 किलोमीटर लंबा एक वी आकार की घाटी जिसकी गहराई 2.8 किलोमीटर तक है या डाउन कटिंग 2.8 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो वही पॉइंट है। ये यहाँ पर ये ग्रैंड कैनियन का ही उदाहरण है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये कोलोराडो नदी के द्वारा ऐसे एक गहरे कैनियन का, या कह सकते हैं कि ऐसे एक वी आकार की घाटी या गॉर्ज का निर्माण किया गया है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा इसका। तो एक हम लोगों ने देख लिया वी आकार की घाटी, एक साथ ही मिला के लिख दीजिएगा ताकि अलग अलग ना लिखना पड़े। वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन। ठीक है, ये तीनों क्या है? वर्टिकल डाउन कटिंग के द्वारा या नीचे की तरफ अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा अपेक्षाकृत जो है ऐसे गहरी घाटियों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसकी एक समझदारी बनी। अगला देख लेते हैं वाटरफॉल्स, नदी के द्वारा निर्मित जलप्रपात। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऐड करना पड़ेगा, कुछ फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात कहां पर हैं और किन नदियों पे हैं। ऐसे कुछ फैक्चुअल सवाल अगर यूपीएससी के द्वारा पूछा जाए तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, वाटरफॉल की चर्चा करने से पहले एक सवाल है आतिश का, उस सवाल को ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर, पंजाब और हरियाणा में वाटर लेवल घट रहा है क्योंकि इनका अत्यधिक दोहन हो रहा है, पर यहाँ पर वाटर लेवल में नवोन्मेष नहीं हो रहा है। क्या जो समुद्री आइलैंड है वहाँ पर भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है भविष्य में? समुद्री आइलैंड है क्या? देखिए आतिश, आपका जो सवाल है वो एक गंभीर विषय है। इंडिया की क्लास में देखेंगे जल संसाधन के संदर्भ में, जल संसाधन में दो महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास। एक तो जो सतह पे पानी है, मीठा पानी है वो है, और दूसरा जो सतह के नीचे है यानी कि ग्राउंड वाटर है। आपका जो सवाल है वो ग्राउंड वाटर के संदर्भ में है कि ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। इसके लिए एक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वाटर में, उसको कहते हैं ब्लैक डिस्ट्रिक्ट्स। ब्लैक डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब क्या है? ब्लैक डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब ये है कि ऐसे जिले देश के जहां पर हर साल जल स्तर नीचे चलता चला जा रहा है। हर साल बारिश होती है, नीचे कुछ रिस रिस करके पानी जाता है और नीचे का जल स्तर लगातार बढ़ता है। लेकिन अगर हमारा दोहन ज़्यादा होगा और हर साल मानसून के द्वारा जो भी बारिश हुई है उसके द्वारा जो ग्राउंड वाटर नीचे इकट्ठा हुआ है, अगर उसकी मात्रा कम होगी और दोहन ज़्यादा होगा तो हर साल जो है ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चलता चला जाएगा। पंजाब की स्थिति ये है कि लास्ट फ्यू ईयर्स से, या कह सकते हैं कि लास्ट 15-20 ईयर्स से लगातार 14-15 जिलों में से 12 से 13 जिलों में पंजाब के को ब्लैक डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किया गया है। लगातार उनका जल स्तर नीचे चलता चला जा रहा है। क्यों जा रहा है इसको हम कृषि के साथ जोड़ के आगे देखेंगे कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है। पंजाब का जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है यानी कि जो जलवायु है वहाँ पर बारिश कितनी होती है। 75 सेंटीमीटर से कम की बारिश सालाना पंजाब में होती है। 75 सेंटीमीटर से कम जलवायु के क्षेत्र में या वर्षा वाले क्षेत्रों में
बासमती का कल्टीवेशन, राइस का कल्टीवेशन, ये सब चीज़ें जो है संधारणीय विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसके साथ सामंजस्य नहीं है। इस पूरे परिवेश में हमको पंजाब के जो समस्या है या हरियाणा की जो समस्या है वाटर लेवल लगातार डिक्लाइन करने की, उसको देखेंगे। और पानी का जब लेवल डिक्लाइन करता है तो उससे जुड़े हुए कुछ स्वास्थ्य से जुड़े हुए चुनौतियां या संकट भी पैदा होते हैं। जैसे चूंकि आपने एक सवाल पूछा तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देते हैं। पानी जितना ज़्यादा पुराना होगा ज़मीन के नीचे भूमिगत जल, उतना ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड होगा, उतना ज़्यादा प्रदूषित होगा, उतना ज़्यादा उसमें मिनरल्स की बहुत सारी मात्रा ज़्यादा होगी। खास करके जो कॉन्टेमिनेशन ज़्यादा होता है उसको कहते हैं आर्सेनिक का कॉन्टेमिनेशन। तो पानी जैसे जैसे 40 फुट में पानी मिलता है तो मीठा पानी होगा, 60 में जाएंगे तो अपेक्षाकृत थोड़ा आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी, 70, 80, 90, 100, 150, 200 फुट में जाएंगे तो उस पूरी प्रक्रिया में पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, पानी कॉन्टेमिनेटेड होगा और बहुत प्रकार के हेल्थ हैजार्ड्स की पॉसिबिलिटी होंगी। क्लियर है? तो इस संदर्भ में देखेंगे कि पंजाब में एक बड़ा संकट है, न केवल पानी का संकट है बल्कि स्वास्थ्य का भी संकट है। ठीक है, इसकी चर्चा भारत की क्लास में करेंगे। अभी नदी के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है उसको देखते हैं। तो क्लियर हो गया एक। अब दूसरा समझिए, बहुत ही आसान है, टॉपिक आसान है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से इसको देखिएगा और ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब क्या है? ऊंचाई से खूब सारा पानी नीचे गिरना। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जब ऊपर से किसी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पे गिरता है तो हम उसको जलप्रपात कहते हैं। सिंपल है ना? अब जलप्रपात बनता कैसे है, ये जलप्रपात बनने की प्रक्रिया क्या है, अगर हम इसको समझ लेंगे तो टॉपिक आसान हो जाएगा। देखिए, टॉपिक बहुत इजी है, बस दो चीजों का ध्यान रखिएगा, फिर इसको एक्सप्लेन अगली क्लास में करेंगे। बस दो चीजों को देख लीजिए, दो चीजों को समझ लीजिए तो टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा रिसर्च आप लोग करिएगा, तब अगली क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। मान लीजिए ये पानी यहां से बह रहा है और इस पानी के नीचे जो धरातल है वो चट्टान है। कुछ चट्टानें अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होती हैं, है ना, उनका अपर्दन, उनको ज्यादा कुरेद नहीं सकते हैं, उनका अपर्दन मतलब जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चट्टानें ऐसी होंगी जिनका अपर्दन धीमा होगा, है ना, अपर्दन कम होगा, लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनको आप जल्दी से निकाल नहीं सकते। तो मान लीजिए कि नदी बह रही है और नदी के नीचे जो है, जो चट्टान है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, उसका अपर्दन जल्दी नहीं हो पा रहा है। इस ऊपरी चट्टान के नीचे जो एक चट्टान का लेयर है, जो नीचे एक चट्टान का लेयर है, इसका अपर्दन जल्दी हो रहा है, इसका अपर्दन अपेक्षाकृत तीव्र है, तेज है। तो इमेजिन करिए कि ऊपर वाला तो ठोस है, मजबूत है, जिसका अपर्दन नहीं हो रहा है, और नीचे वाला जो लेयर है ना, यहां से इसका लेयर कुछ ऐसा था जिसका अपर्दन अपेक्षाकृत तेज है। तो जब नदी यहां से बढ़ी तो इसने इसका अपर्दन किया, क्योंकि ये अपेक्षाकृत क्या था, अपेक्षाकृत इसका अपर्दन तीव्र हो रहा है, घुलनशील हो सकता है, कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, ऐसे मिनरल्स हो सकते हैं जिसको पानी अपेक्षाकृत ज्यादा तीव्र गति से अपर्दन कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया में इसका अपर्दन हुआ तो यहां से पानी नीचे गिरना शुरू हुआ और ये सॉफ्ट है। धीरे धीरे क्या होगा, जब पानी ऊपर से गिरेगी और सॉफ्ट जगह है तो इसका भी अपर्दन होगा तो धीरे धीरे करके गहराई बढ़ेगी, अपर्दन होता जाएगा। तो यहां पर ये जो जलप्रपात की ऊंचाई है वो लगातार क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका अपर्दन अपेक्षाकृत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहां इस पॉइंट को समझिए। तो एक ये स्थिति हो गई, एक ऐसी स्थिति है। अब यहां पर जरा सोचिए कि ऊपर वाला हिस्सा तो ठोस है, मजबूत है, जिसका अपर्दन नहीं हो रहा है। नीचे वाला हिस्सा अपेक्षाकृत उसका अपर्दन तीव्र गति से हो रहा है। अब अगर इसका अपर्दन अपेक्षाकृत तीव्र गति से हो रहा है तो सोचिए कि ये सॉफ्ट है, धीरे धीरे करके
ये कुछ ऐसा भी तो होता जाएगा अपर्दन, पीछे से भी ये जो पानी ऊपर से गिर रहा है ये नीचे वाले हिस्से का भी अपर्दन करता जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे करके न केवल ये जलप्रपात का गहराई बढ़ता जाएगा, है ना, बल्कि साथ ही साथ ये जो नीचे वाला हिस्सा है या पीछे वाला जो हिस्सा है इसका भी अपर्दन होता जाएगा। अब जरा सोचिए कि इसका अपर्दन अगर होता जाएगा तो ऊपर वाले जो ठोस ये चट्टान है वो हैंग करेगा, यहाँ पर एक झूल रहा है, ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये नदी पीछे अपर्दन करती जाएगी ये वाला हिस्सा झूलता चला जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये ऊपर वाले हिस्से का सपोर्ट जब कमजोर हो जाएगा, इसका वजन ज्यादा हो जाएगा, तो ये यहां से टूट के ब्रेक होके नीचे गिर जाएगी, है ना। तो ब्रेक होके नीचे गिर जाएगी तो ये जो जलप्रपात अभी यहां बन रहा है ये टूट के जब नीचे गिर जाएगा तो ये जलप्रपात पीछे की तरफ खिसकेगा, अब पानी यहीं से नीचे गिरने लगेगी। इसका मतलब है कि जो चट्टानों का स्थिति है, ये जो चट्टानों का वितरण है, अगर चट्टान ठोस होगी फिर कोमल चट्टान होगी फिर ठोस या कोमल होगी, तो वैसे स्थिति में जो जलप्रपात है वो जो अपेक्षाकृत ठोस है या अपेक्षाकृत कम अपर्दित चट्टान है उसका तो अपर्दन नहीं कर पाएगी, लेकिन नीचे वाले का अपर्दन करेगी। इस पूरी प्रक्रिया में इसको कुरेदते हुए इसको पीछे धकेलेगी और धीरे धीरे करके जो ऊपरी चट्टान है उसका जब वजन ज्यादा हो जाएगा तो वो नीचे टूट के गिर जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जहां पर भी हमको हार्ड सॉफ्ट चट्टानें मिलती हैं वहां पर हम देखते हैं कि जलप्रपात पीछे की तरफ खिसक रहा है, जलप्रपात पीछे की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल ऐसा है, अब एक दूसरा प्रोसेस समझिए, एक और कैसे जलप्रपात बनता है उसको समझिए। यहां पर जो चट्टानों का डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है वो क्षैतिज ना होके वर्टिकल है, लंबवत है। हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट। हार्ड है चट्टान यहां पर, ये सॉफ्ट है, नदी ऊपर से बह रही है और नदी ऊपर से बह रही है तो इस सॉफ्ट चट्टान का लगातार अपर्दन करेगी, अपर्दन करेगी तो यहां पर ये जलप्रपात बनेगा, धीरे धीरे करके इसको काटती जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में एक गहरे जलप्रपात का निर्माण होगा। लेकिन क्या यहां पर ये जलप्रपात पीछे की तरफ खिसकेगा? तो नहीं खिसकेगा, यानी कि जलप्रपात मोर और लेस यहीं पर अपने आप को स्थापित करेगा। क्यों? पीछे की तरफ इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे तक यहाँ पर हार्ड चट्टान है, अपेक्षाकृत ज्यादा ठोस है, जिसका अपर्दन नहीं हो पा रहा है, और अपर्दन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर जलप्रपात पीछे की तरफ नहीं खिसकेगी। तो दुनिया में जो जलप्रपात पाए जाते हैं वो दो प्रकार के, एक ही जगह पे वो स्टेबल है, वो पीछे की तरफ नहीं खिसक रहे। क्यों? क्योंकि जहां से वो गिर रहे हैं उन्होंने सॉफ्ट चीजों का अपर्दन कर दिया लेकिन पीछे का अपर्दन नहीं कर पा रहे, जिससे यही स्थिति मेंटेन है, उनकी गहराई बढ़ गई है। जहां तक भी सॉफ्ट चट्टाने हैं उनका वो कुरेदती रहेंगी, अपर्दन करती रहेंगी, लेकिन पीछे की तरफ नहीं खिसक पाएंगी। लेकिन अगर क्षैतिज रूप से होंगी, हार्ड, सॉफ्ट, अगर इस तरीके से जो क्षैतिज अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा चट्टानों का, तो यहां पर जो भी ये वाटरफॉल नीचे से गिर रहा है वो धीरे धीरे करके सॉफ्ट चट्टानों का अपर्दन करता जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर जलप्रपात रिसीड करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। क्लियर है? तो दुनिया में जो जलप्रपात है कुछ एक ही जगह पे स्थापित है और कुछ पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो यूपीएससी आपको स्टेटमेंट देगा कि दुनिया में कुछ ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं जो पीछे की तरफ खिसक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर चट्टानों का जो वितरण है वो वर्टिकल है, लंबवत उनका वितरण किया जा रहा है, इसलिए वो पीछे की तरफ खिसक रहे हैं। स्टेटमेंट गलत होगा। क्षैतिज रूप से जब उनका वितरण होगा तभी वो पीछे की तरफ खिसकेंगे। क्लियर हो गया? अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जरा आप लोग देखिए कि दुनिया में वो कौन कौन से जलप्रपात फेमस हैं जो इसका उदाहरण है या इसका उदाहरण है। क्लियर है? तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास में इसी जलप्रपात से और जो भी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए 5 बजे तक मतलब हाफ एन आवर है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं अभी।
कि जिन बच्चों ने नहीं लिखा है कोई भी ऐसा आंसर, आप उसको फटाफट लिखिए और 5 बजे तक सबमिट कर दीजिएगा। 5 PM के बाद अगर सबमिट करेंगे तो मैं उसको इवेल्युएट नहीं करूंगा। रीज़न आपको मैं इसलिए, ताकि मैं इम्प्रॉम्प्टू, मतलब उसी समय त्वरित रूप से देख के आपने जो लिखा है उससे मैं कुछ समझना चाहता हूँ कि आप एक बेहतर स्थिति में आए कि नहीं लिखने की। ठीक है, तो उसको लिखिए। नेक्स्ट क्लास नहीं, अगले हफ्ते जो क्लासेस हमारी प्लान होंगी उसमें मैं जो टेस्ट हम लोगों ने आज कंडक्ट किया है उसके बारे में चर्चा आपके साथ करूँगा। ठीक है, चलिए तो कल की क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।